जी। सर, सवालों का सिलसिला जारी करती हूँ मैं आपसे। जी। सर, आपने मेडिकल क्षेत्र को छोड़कर कृषि को ही क्यों चुना? इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, सोच एकदम साफ थी। बेसिकली हर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसके पीछे का कारण होता है कि उसका उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर हम कोई जीवन में रेखा तय करते हैं तो उसके पीछे का जो मकसद होता है वो होती है रुचि, कि हमारा किस क्षेत्र में जाना जो है रुचि होती है हमारी जिस क्षेत्र में, तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं। मेडिकल को छोड़ने के पीछे का मकसद ये था, हमारी रुचि जो थी वो था लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना। जब लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो जाके हमने अस्पतालों में जाके देखा, भीड़ को देखा, लोगों की बिगड़ती हालत को देखा, बढ़ती बीमारियों की संख्या को देखा, बढ़ती अस्पतालों की संख्या को देखा और लगातार बढ़ रहे डॉक्टरों की संख्या को भी देखा। तो मुझे लगा कि बीमारी डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीमारी की जड़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है तो बीमारी की जड़ को ठीक करना होगा, तभी वो हमारे जीवन से जा सकती है। नहीं तो रिपेयर का सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा। तो डॉक्टर बन के आप बीमारी को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन परंतु जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स बनते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में रस बनता है, खून बनता है और बाकी चीजें बनती हैं। ठीक उसी तरह जब हम अच्छा अन्न खाते हैं तो सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी रिफ्लेक्ट करती है, तन भी हमारा वैसे ही बनता है। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई हैं। अगर हम खान पान को सुधार दें, जहर युक्त जो आज हमारा समाज खान पान खाने को मजबूर है, अगर हम उसको जहर मुक्त कर दें तो निश्चित ही है हम अपने शरीर में बहुत स्वास्थ्य के रूप में अच्छा बदलाव ला पाएंगे। तो वही विचार ने हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ने पर मजबूर किया। क्योंकि मेडिकल की अगर हम पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर बन जाते तो निश्चित ही हम बीमारियों को रिपेयर करते और एक बहुत अच्छे पैसे बना के बहुत अच्छा नाम बना लेते। और लेकिन हम बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाते। तो हमारा जो संकल्प सही था इस कहा काम सर, को लेकिन करने मैं का। ये भी कहूंगी आप अभी भी डॉक्टर ही हैं। जी। सर, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी भी कहूंगी आप डॉक्टर ही हैं, आप जी। कृषि के डॉक्टर हैं। जी। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो मॉडल है मल्टी लेयर का, जी। इसे करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई सर? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो संसाधन को जुटाना था। क्योंकि ये जो मॉडल है ये पूर्णतः सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें बांस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं बनता। इसमें जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं वो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती हैं। ये सब नेचर के द्वारा किसान के आसपास इर्द गिर्द पाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जिनके माध्यम से वो जिनको इकट्ठा करके इस मॉडल को बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी एक चुनौती सामने थी वो ये कि संसाधन को जुटाना। लेकिन चूंकि हमारा पैतृक जो व्यवसाय था वो पान का कृषि था, तो हमें काफी कुछ सहूलियत हुई उसके माध्यम से। परंतु किसी भी काम को करने के पीछे जब हमारे सामने एक समस्या होती है तब हम उस समाधान के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि जो समस्या होती है वही समाधान का कारण बनती है। तो उस समस्या ने हमें इस मॉडल को बनाने में और इसको सफलतापूर्वक संचालित करने में काफी मदद की। जैसा कि आप जानते हैं समस्याओं के बारे में कि कृषि में एक समस्याएं नहीं है। आज हमारे किसान भाइयों के बीच में देश में अनेकों समस्याएं हैं। पानी से लेकर, खाद से लेकर, बीज से लेकर, दवाई से लेकर, मौसम परिवर्तन की समस्याओं से लेकर, कीटों की समस्याओं से लेकर, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन सारे समस्याओं से किसान घिरा हुआ है, जिससे उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक से सुधर नहीं पा रही है। तो उन सारी समस्याओं ने इस मॉडल को बनाने में हमें काफी सहायता दी और हम इसको सफलतापूर्वक बना पाए। जी सर। जी। से निवेदन है, जल्द से जल्द हम इसके लाइव को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सर, मैंने एक बात सुनी है कि जी। आप कछुओं को गाना सुनाते हैं। जी। इसके पीछे क्या राज है सर? जी सर। जी। आप हमसे पूछ रहे थे कि गाना आप फसलों को सुनाते हैं, केंचुओं को सुनाते हैं, उसके पीछे का राज क्या है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली हर इंसान जो है ना आज तनाव में है और उसका कारण वो स्वयं है। आज हमने इतना कोलाहल दुनिया में मचा दिया है, इतना पॉल्यूशन हमने फैला दिया है, हर चीज को हमने प्रदूषित कर चुके हैं हम, जिसके कारण हम तो तनाव में हैं ही, पर हम हमारे कारण जो है ना पूरे पृथ्वी के समस्त जीव तनाव में है, स्ट्रेस में है। इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधे भी तनाव में हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि तनाव को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था की थी वो दिनचर्या में उस चीज को ऐड किया था। अगर आप उनकी दिनचर्या को उठा के देखेंगे तो वो सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए संघर्ष नहीं करते थे जैसा आज का इंसान करता है। वो लोग पहले सुबह से लेकर लगभग 7-8 बजे तक का जो उनका समय रहता था वो ध्यान, योगा, मेडिटेशन में वक्त गुजारते थे, मतलब एकांत में अपना समय गुजारते थे। उससे जो उनका दिन भर का जो तनाव रहता था वो 2 घंटे में अपना खत्म कर देते थे। ठीक उसी तरह इंसान को आज भी 2 घंटे एकांत में जो है रहना चाहिए, योग, ध्यान, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए ताकि वो अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को खत्म कर चुके। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और आज तनाव को दूर करने का एक अलग ही ट्रेंड बन चुका है, या हम इस ट्रेंड से भी उसको जोड़ सकते हैं, पुरानी विधियों से भी जोड़ सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई तनाव होता है या स्ट्रेस होता है या किसी भी तरह का कोई भी हमारे दिमाग में ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम दूर हटना चाहते हैं, तो निश्चित ही है हम एकांत जगह पसंद करते हैं, या फिर आज की नौजवान पीढ़ी अपनी पसंदीदा मूवी सुनना चाहती है या पसंदीदा गाना सुनना चाहती है और हम एकांत में अपनी पसंदीदा गाना सुन के अपने तनाव को दूर करते हैं। ठीक उसी तरह अगर इस चीज को अगर हम पेड़ पौधों से जोड़ें तो निश्चित ही है आप तो अपना गाना सुन के जो है अपने तनाव को खत्म कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों का क्या, जो आपसे बोल नहीं पाते हैं या वो तनाव में रहते हैं और उसमें कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो अगर हम उनको गाना सुनाते हैं तो निश्चित ही है उनका जो बॉडी का तनाव होता है, वो स्ट्रेस जो होता है, वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और जब स्ट्रेस खत्म होता है तो निश्चित ही है जब हमारा स्ट्रेस खत्म होता है तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और अपने काम को सफलतापूर्वक दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह पेड़ पौधों को भी जो तनाव होता है, अगर हम वो तनाव उनका दूर कर दें तो निश्चित ही है वो अच्छे से फूलेंगे, फलेंगे और वृद्धि करेंगे और आपको अधिक अनाज देंगे, अच्छा फल देंगे। तो तनाव जो दूर करने की जो विधि है वो हमारी संस्कृति में भी देखी जा सकती है। आपने गाना सुना होगा, भौरे गुनगुनाते हैं, पंछी जो है चहचहाते हैं। ये गाना कभी किसी फिल्म में शायद आपने सुना होगा। अगर भौरे गुनगुनाते हैं और इनकी गुनगुनाहट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये पेड़ों के आसपास हमेशा भौरे गुनगुनाया करते थे। और भौरे की गुनगुनाहट आज के अगर ट्रेडिशनल या आज की जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उससे इसको रिलेट करें तो आज जो हम मोबाइल में साउंड को ऑपरेट करके गाना सुनते हैं, ठीक उसी तरह भौरा जो है ना मतलब भौरे जो पौधों का जो साउंड्स है वो भौरे हैं। तो नेचर ने ऑलरेडी तनाव को दूर करने के लिए प्रकृति ने ऑलरेडी व्यवस्था की थी भौरे के रूप में, लेकिन हमने इतना जहर का इस्तेमाल किया कि हमने तितली भी खत्म कर डाली, मधुमक्खी भी खत्म कर डाली और भौरे भी खत्म कर डाले। और जब हमने इन सारी चीजों को खत्म कर डाला तो पौधों का जो स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा। तो हमने ठीक उसी को आधार मानते हुए, भौरे को आधार मानते हुए गाने का सिलेक्शन किया, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स जो हमने उनको सुनाकर प्रयोग किया। तो हमने देखा कि हमारी फसल में 25% तक गाने सुनाने के बाद वृद्धि हुई। उत्पादन में जो फसल हमारी 90 दिन में पकने वाली थी वो 75 दिन में पक गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी प्री मैच्योर्ड हो चुका, नहीं, हमें ये पता चला कि वो फसल 75 दिन में ही पकनी थी अगर उसकी सही वर्किंग होती तो। लेकिन जब वर्किंग डिस्टर्ब रहती है, पौधा तनाव में रहता है, तो वही काम जैसा हम अगर तनाव में है या हमारी बॉडी थकान में है तो जो काम हमें दिन भर में कर लेना चाहिए वो 2 दिन में हो पाता है। ठीक उसी तरह पौधों में भी होता है। तो जब हमने गाने सुना के प्रयोग किया तो हमने देखा कि वो पौधे सही समय पे काम करने लगे और 75 दिन में हमारी फसल आ गई। मतलब कम से कम हमने 20 दिन अपने बचा लिए, 15 से 20 दिन फसल में बचा लिए, 25% उत्पादन ले लिया। और जो हमारे लोग थे काम करने वाले उनका भी कहीं ना कहीं हमने गाने सुना के तनाव दूर किया। तो हमें 3-4 जगह से गाना सुनाने से फायदा हुआ। और मैं देश के नौजवानों को बोलना चाहता हूं कि आप अपने लिए गाना सुनने के लिए या मूवी देखने के लिए मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, आप बायोडाइवर्सिटी बनाइए
और बायोडाइवर्सिटी करके जैव विविधता मेंटेन करिए, ताकि भौरा जो प्रकृति ने गाना सुनाने के लिए पौधों को दिया है उसको पुनः स्थापित कर पाए। और जब तक ये नहीं होता है तब तक एक मोबाइल जो है जैसा अपने लिए आपने रखा है, ठीक उसी तरह आप पौधों के लिए भी एक ले लीजिए, और हमसे आप क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड ले लीजिए जो पौधों के लिए पसंद है, तो वो गाने आप बजाइए, ताकि बिना खाद और ज्यादा मेहनत किए आप उत्पादन को 25% तक बढ़ा पाएं। बिल्कुल सर, मैं भी कोशिश करूंगी पौधों को गाना सुनाने की, हमारे व्यूअर्स भी करेंगे जी। सर, व्यूअर्स की तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमलनाथ सोना जी का है जी। इनका कहना है कि इनके पास 2 एकड़ की जमीन फार्मिंग करना चाहती हैं उड़ीसा में जी, और उनको सीड्स कहाँ से प्राप्त होंगे? देखिए, जब हम मल्टीलेयर फार्मिंग की बात करते हैं या कंप्लीटली होलिस्टिक एग्रीकल्चर मॉडल की बात करते हैं, तो उसमें हमारे बीज खुद के होना चाहिए, खाद खुद की होना चाहिए, दवाइयाँ खुद की होना चाहिए, और इस कड़ी में जो है ना, बीज हमारे स्वयं के तभी हो सकते हैं जब हम बीजों को संरक्षित करें। लेकिन अगर हमारे पास कोई बीज नहीं है, हम जीरो पर हैं, तो हमें उन लोगों से संपर्क करना होगा जिन्होंने देसी बीजों का संरक्षण किया है। तो भारत में कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने देसी बीजों को बचाने के लिए काम किया है, तो उनसे संपर्क करके बीज लिए जा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास भी हमने देसी बीजों का बीज बैंक बनाया है, जिसमें करीब 44 प्रकार की इंडिजीनियस स्पीसीज हैं जो अपने आप में अल्टीमेट हैं, जिसमें कुछ गेहूं की वैरायटियां हैं, सब्जियों की वैरायटियां हैं, अनाज की हैं, फल की हैं, फूलों की हैं। वो बीज आप हमसे ले सकते हैं। अभी हम आपको नंबर शेयर करेंगे, उस नंबर पर आप अपना इंक्वायरी भेजकर जो बीज हमारे पास उपलब्ध हैं वो बीज ले सकते हैं। और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बीज बनाने की तकनीक भी सीखिए, ताकि आप एक बार हमसे बीज लेकर आप अपने स्वयं के बीज बनाकर स्वयं का बीज बैंक बना पाएं, ताकि डिपेंडेंसी आपकी हमारे ऊपर भी ना रहे या जो देसी बीजों पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ना रहे। तो स्वयं के बीज बनाना उचित है। आप हमसे अभी बीज ले सकते हैं और बीज बनाने की तकनीक हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप सीख सकते हैं। कमलनाथ सोना जी, आशा करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा और आप सर से भी बीज ले सकती हैं या फिर स्वयं भी बीज बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मोहर सिंह सरन जी का सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी किसान के पास एक ही गाय है जी, वे उस एक गाय के गोबर से जैविक खाद बनाता है, उसके पास केचुए भी उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी बताइए जिससे वो खाद। जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देसी गाय के गोबर से हमारे पूर्वजों ने जो अनुसंधान किए हैं, जो विद्याएं हमें किताबों में लिख के छोड़ के गए हैं, या जो अनुभव तौर पर उन्होंने चीजें बताई हैं, उसमें लगभग 32 प्रकार के देसी गाय के गोबर से खाद बनाई जा सकती हैं। लेकिन किसान को 32 प्रकार की खादें बनाना कठिन है, लेकिन इतने प्रकार की खादें बनाई जा सकती हैं जो अपने आप में चमत्कार रखती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ गिने चुने 4-5 तरह की खादें बना सकते हैं, जिसमें 2 तरह की खादों में हम केंचुए का इस्तेमाल करते हैं, बाकी खादें बिना केंचुए के भी आप बना सकते हैं। तो सबसे जो कारगर जो खाद है या जो सबसे आवश्यक खाद है जो पौधों के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होती है, जिसे हम डीएपी के रूप में अब खेत में डालते हैं, अगर उसके विकल्प में हमें खाद बनानी है तो हमें रॉक फास्फेट और गोबर का इस्तेमाल करना होगा। तो देसी गाय का गोबर आपको 75% लेना चाहिए और 25% आपको रॉक फास्फेट पाउडर लेना चाहिए, जो कि खदानों में जैसे कोयले की माइनिंग होती है ऐसे रॉक फास्फेट की भी माइनिंग होती है। और भारत में 3 जगह इसकी माइनिंग है, एक हीरापुर मध्य प्रदेश में है, एक दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में, एक उदयपुर में है। आप इंटरनेट पे नंबर सर्च करके बायर निकाल कर और रॉक फास्फेट परचेज कर सकते हैं। आपको खाद बनाने के लिए जो उपयुक्त रॉक फास्फेट का ग्रेड चाहिए वो 18 से 22% ग्रेड का रॉक फास्फेट चाहिए और उसमें लगभग 80 से 150 मैस का रॉक फास्फेट होना चाहिए। इससे कम मैस का होगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो ये 2 बातें ध्यान रखें। और उस रॉक फास्फेट को गोबर के साथ में, ताजे गोबर के साथ में मिक्स करके 4 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊंचा और 10 से 12 फीट लंबा पेड़ की छाया में या किसी भी छायादार स्थान में आप पिट बनाकर और उसे छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर तांत पट्टी का जो जूट का बोरा होता है उसे आप ढकिए और उसके बाद 20 दिन के अंतराल में उसे आप गुड़ाई करिए, थोड़ा सा मैश करिए और मैश करने के बाद 20 लीटर उस पिट पे गौमूत्र का स्प्रे करें।
और फिर उसके बाद वापस ढक दें। अगर मॉइस्चर कम हो जाए तो थोड़ा सा पानी फिर से डाल दें। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए 30% के आसपास उसमें मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। वो जरूरत के हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 20 दिन के अंतराल के बाद फिर उसकी गुड़ाई करें, फिर उसमें 20 लीटर गौमूत्र डालें। ऐसा आपको 20-20 दिन के अंतराल से 3 बार करना होगा। 70 से 90 दिन के अंतराल में वो खाद आपकी बन जाएगी और उस खाद का इस्तेमाल 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही है आपको बाहर से खाद लाने की जरूरत नहीं है, मतलब डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। आपका डीएपी तैयार हो गया, फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केचुए की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जरूरत है। केवल छाया चाहिए, 25% से 30% नमी चाहिए और ताजा देसी गाय का गोबर चाहिए और रॉक फॉस्फेट चाहिए। इन 4 तरह की चीजों को आप इकट्ठा करके और इस खाद का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास केचुआ है तो आप इसमें केचुए भी छोड़ सकते हैं, तो ये खाद और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। अगर नहीं भी है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, 2 टन पर एकड़ के हिसाब से आप इसे इस्तेमाल करिए। ये बहुत बेहतरीन खाद है। दूसरी खाद आप बना सकते हैं कचड़े से, जो पोटास के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो बहुत सरल है। आप 100 किलो कचड़ा लीजिए। अगर गाजर घास आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी खेत का जो वेस्ट है वो सारा वेस्ट आप लेके उसमें खड़ा नमक आपको इस्तेमाल करना है। 100 किलो कचड़े पर 1 किलो खड़ा नमक जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। जो आयोडीन नमक या जो पाउडर वाला नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो नमक हमें नहीं करना है इस्तेमाल, हमें रॉक सॉल्ट यूज करना है, क्रिस्टल के रूप में जो आता है। 1 किलो क्रिस्टल नमक हमें पहले कचड़ा बिछाना है जमीन पे, 4 फीट चौड़ा 2 फीट ऊंचा और 10 से 12 फीट लंबा पिट बनाना है। तो पहले कचड़े की परत लगभग 3 से 4 इंच की हम परत डालेंगे, फिर उस पर 1 किलो नमक की परत बिछा देंगे, फिर 100 किलो हम कचड़े की परत डालेंगे, फिर 1 किलो नमक बिछाएंगे। ऐसा करके 5 से 6 लेयर तक हम ये लगातार करते जाएंगे। फिर वापस बोरे से ढकेंगे, नमी मेंटेन करेंगे 25 से 30% और 20 दिन के अंतराल में फिर उस कचड़े को थोड़ा सा गुड़ाई करके 20 लीटर गौमूत्र, फिर 20 दिन में 20 लीटर गौमूत्र, फिर 20 दिन में 20 लीटर गौमूत्र। ऐसा 3 बार हम 20-20 दिन के अंतराल से गौमूत्र का उसमें स्प्रे करेंगे और ये लगभग 60 से 70 दिन के अंतराल में आपकी ये खाद तैयार हो जाएगी, जिसे हम पोटास के रूप में खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी फसल में, तो हमें पोटास की जो आवश्यकता है वो हमें बाहर के रिसोर्सेज से नहीं करनी पड़ती और पोटास की हमारी कमी पूर्ति होती है। फिर बचता है नाइट्रोजन, जो यूरिया के रूप में हम फसल को देते हैं। नाइट्रोजन के लिए हमें मटका खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी रेसिपी है 20 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर चाहिए, 20 लीटर देसी गाय का ताजा या पुराना गौमूत्र चाहिए, 2 किलो उड़द की दाल का आटा चाहिए, 2 किलो सरसों की खली चाहिए, 2 किलो पुराना गुड़ चाहिए, कम से कम 6 महीने पुराना हो। अगर ना मिले तो आप 1-2 महीने पुराना ले सकते हैं, ना मिले तो 1 महीने पुराना गुड़ आप जरूर इस्तेमाल करें। तो गुड़ लेना है। 5 तरह की चीजों का मिश्रण बना के आपको एक मिट्टी के बर्तन में, अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो मिट्टी के बर्तन में रखिए, नहीं है तो प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं, शर्त परंतु छाया में होना चाहिए। लोहे के बर्तन में इसे नहीं रखना है। और रखने के बाद इसे थोड़ा सा मैश कर दीजिए, गोबर को लिक्विड कर दीजिए। जैसे कि कड़ी होती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, कड़ी जो गाढ़ी होती है, उस तरह का आप लिक्विड बना के इसे छोड़ के और कपड़े से, सूती कपड़े से इसका मुंह बंद करके आप इसे छोड़ सकते हैं। और 5 दिन तक इसमें कोई हलचल नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। 5वें दिन के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आप मिला के और बांस का डंडा डाल के या लकड़ी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 मिनट तक आपको घुमाना है। फिर इसमें 200 लीटर 400 लीटर जरूरत के हिसाब से आप पानी ऐड करिए, फिर जाके आप इसे पूरे खेत को पिला दीजिए। पिलाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एक आधा हार्स पावर की आप मशीन ले लीजिए, उसमें आधा इंची का पाइप लगाइए, उसको ऑपरेट करिए और पूरी फसल में आप ब्रॉडकास्ट करिए, स्प्रे दीजिए, मतलब जमीन में दीजिए। और नहीं तो जहां पर आप पानी देते हैं या खुले पाइप से पानी देते हैं तो वहीं पर आप अपनी टंकी रखकर थोड़ा थोड़ा लिक्विड आप पाइप से छोड़ सकते हैं। तो पानी के साथ ये मिक्स करके आपको 10 से 15 दिन के अंतराल में फसल में लगातार देना है, जिससे आपकी यूरिया की कमी पूरी होगी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी। इस तरह से अगर आप 3 खाद ये इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सरल हैं, सहज हैं, आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई आपको संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है, बस छोटी मोटी चीजें चाहिए पड़ती हैं जो आपके इर्द गिर्द आसानी से मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप 3 खादों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरह से फसल को
अच्छी पैदावार और एक गुणवत्ता युक्त पैदावार की तरफ ले जा सकते हैं। आशा करती हूँ मोहर सिंह सरन जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। साथ ही हमारे व्यूअर्स और मुझे भी जैविक खाद बनाने का एक सही तरीका पता चला है। थैंक यू सर। जी सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत में कृषि का महत्व क्या है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है? देखिए, भारत में अगर कृषि के महत्व की बात करें तो कृषि के बगैर भारत का ही महत्व नहीं है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो हमारा एग्रीकल्चर ही है। मतलब हमारा जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर ही है। अगर हम अपने कल्चर को पलट दें तो आपको मेन पृष्ठभूमि में एग्रीकल्चर दिखेगी। तो कुल मिला के भारत की जो मेन संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो हमारे धर्म हैं, वो सारे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर ही हमारी रीढ़ की हड्डी है और सदियों का जो इतिहास है वो सबसे पुराना इतिहास हमारे एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर का जो महत्व है वो भारत के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के शब्द उसके लिए बहुत ही छोटा है। कुल मिला के हमारा कल्चर ही एग्रीकल्चर है। इस बात को इस ढंग से हम समझ सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के बगैर हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अगर हमें किसी चीज को ज्यादा गहराई से सीखना है तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूं, तो आपको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी जो बाकी चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से हमारी एग्रीकल्चर हमारे जीवन में महत्व रखती है। खान पान से तो हमारा महत्व है ही। इवन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पहले नंबर गाय हमारी कृषि की रीढ़ की हड्डी है, और बिना गाय के हमारी कृषि संभव नहीं है। और अगर हम गाय को कृषि का प्रतिरूप मानते हैं और गाय के बारे में अगर हम अध्ययन करने जाएं तो गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जैसा कि एग्रीकल्चर का हिस्सा भी है। तो गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी के आगे और पीछे और बीच में होती हैं। अगर हम अपने 16 संस्कारों की बात करें तो बिना गाय के गोबर से हमारे कोई भी एक भी संस्कार हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो कुल मिला के जो खेती का जो महत्व है वो भारत के लिए, और भारत ने ही पूरे दुनिया को उसके महत्व को समझाया है और सदियों से समझाया है, आज की बात नहीं है। तो गाय का जो गोबर है आप देखोगे तो घर के आंगन से लेकर दरवाजे की देरी से लेकर घर के पूरे शोभा से लेकर हर जगह आपको गाय का गोबर मिलता है। इवन जो है ना आपके कोई सांस्कृतिक या जो धार्मिक कार्य होते हैं उन कार्यों में भी गाय के गोबर से लीप करके जो है ना इस कार्य को, किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। तो कुल मिला के हर जगह हमारा एग्रीकल्चर आपके आगे पीछे होता है, और एग्रीकल्चर से ही हमारे भारत की इकोनॉमी थी और आज भी है। भारत में 70 से 80% की आबादी आज भी खेती पर डिपेंडेंट है, और निश्चित ही है हमारा जो देश है वो शहरों में नहीं गांव में बसता है, और भारत का किसान जो है ना गांव में बसता है और खेती हमारी गांव में होती है। और हमारी जो खेती है वो पूरी दुनिया में जो है पूरे दुनिया के क्लाइमेट को लेती हुई पूरे विश्व में जो चीजें उगती हैं वो हमारे भारत में उगती हैं। तो कुल मिला के कृषि जो है ना जो क्लाइमेट है भारत में कृषि को लेकर, या जो जलवायु है भारत में कृषि को लेकर, वो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा धूप है यहाँ पर, सबसे ज्यादा पानी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी है यहाँ पर। तो कुल मिला के जो कृषि का महत्व है वो भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही एक दूसरे का पूरक है कहना चाहिए। कुल मिला के अगर हम बात कहें आपसे, जो शुरू में हमने आपसे कही कि हमारा जो कल्चर है वही हमारा एग्रीकल्चर है, तो यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। जी सर। जी। लेकिन आजकल हम सर देख रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं उनका कहीं ना कहीं कृषि के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। जी। तो हम किस तरह से युवाओं को जोड़ सकते हैं? देखिए, युवा जो है ना, युवाओं को जो है ग्लैमर जो है आकर्षित करता है। और अगर हम ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर किसे बोलते हैं हम? जिस चीज में ज्यादा काम किया जाए उसे हम ग्लैमर बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कृषि में ज्यादा काम करेंगे तो वो ग्लैमर जो उनको शहरों में कहीं ना कहीं मिलता है वो आपको खेतों में भी, गाँव में भी, कृषि में भी मिल सकता है। तो इसको हमने इस ढंग से काम किया है। पिछले 60-70 सालों में कृषि में काम नहीं हुआ है, और निश्चित ही है पाश्चात्य सभ्यता हमारे सामने आने के कारण भारतीय नौजवानों के दिमागों पर जो पर्दा डाला है उसने, तो पर्दा डालने के कारण जो है ना हमें जो दुनिया में
दिखाया गया या टीवी पर जो हमें दिखा वो हमने सत्य मान लिया। और पिछले 60 से 70 सालों में लगातार कृषि को एक बहुत ही छोटे दर्जे का काम समझ के उसको साइड में छोड़ दिया, जिसके कारण कृषि में कोई काम नहीं हुआ। दिमाग था जो अच्छा दिमाग था, अच्छे दिमाग को यह समझाया गया कि कृषि सबसे छोटे दर्जे का काम है, इसलिए आपको बाबू बनना है, आपको अफसर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको ठेकेदार बनना है, आपको जमींदार बनना है, आपको तमाम तरह के जो नए प्रोफेशन है, आपको पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या तमाम तरह के प्रोफेशन में जाना है। ये हमारे अच्छे क्रीम दिमाग को समझाया गया। तो जो सबसे अच्छा क्रीम दिमाग था वो हमारी अफसर लॉबी में चला गया। जो थोड़े कम कैटेगरी का दिमाग था उसको ठेकेदारी का काम पकड़ा दिया गया, और जो सबसे छोटे सोच का या सबसे छोटे दायरा रखने वाला जो दिमाग था उसको खेती का काम पकड़ा दिया। तो कुल मिला के जो खेती में सबसे क्रीम दिमाग लगना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया के लिए चलाती है और दुनिया इससे चलती है, इसमें सबसे छोटे सोच का और सबसे छोटे कहने चाहिए जो कहते हैं ना गांव में जो बेकार बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है उसको भेज देंगे, उसको आर्मी में भेज देंगे, उसको जो है विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो पढ़ने लिखने में कमजोर बच्चा होगा या थोड़ा कम दिमाग रखता होगा उसको खेती में भेज देते हैं। तो जो कम दिमाग वाला बच्चा है उसको अगर आप खेती में भेजेंगे तो निश्चित ही ये खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन या अनुसंधान नहीं हो पाएंगे। तो खेती में हमेशा से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए अच्छा क्रीम दिमाग चाहिए जो इसको एक इंडस्ट्री के रूप में पूरे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाए। तो इसी बात को लेकर हमने इस काम को इस ढंग से परोया है, टेक्नोलॉजी से जोड़कर, पुरानी विद्याओं से जोड़कर और आज के जो आधुनिक वातावरण है इससे दोनों को जोड़कर एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट किया है जो देश और दुनिया के किसानों को और नौजवानों को इस ओर खींचने को मजबूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे एक अनुसंधान से, एक परिवर्तन से, एक हमारे नवाचार से पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित हो सकता है, तो देश में जितने भी नौजवान हैं अगर इस ढंग से प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि खेती में जो है ना नौजवानों की काम करने की बाढ़ आ जाएगी। और हिंदुस्तान में अब किसानों का और नौजवानों का मन बन चला है, क्योंकि वो जिस तरह की समस्याएं आज शहरों में देख रहे हैं, बीमारियां लगातार बढ़ जा रही हैं, किसी की माँ छिन रही है, किसी का बाप छिन रहा है, तो किसी की बहन छिन रही है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, तमाम तरह की बीमारियां जो इस तरह की हमारी जो रिलेशंस हैं उनको उजाड़ने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारी गड़बड़ियां, ये सारी अव्यवस्थाएं नौजवानों को समझ आ रही हैं और नौजवानों को कहीं ना कहीं खेती की तरफ मोड़ने को मजबूर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं किसानों को, नौजवानों को खेती में लाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। दूसरी तरफ हम या हमारे जैसे और भी नौजवान किसान जो खेती को एक अलग ढंग से, एक प्रोफेशन मानकर, एक आधुनिक तरीके से उसमें जो है आधुनिकता जोड़कर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, एक इकोनॉमिकल, एक वायबल, एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में, इससे नौजवानों को काफी हेल्प मिल रही है और उनका खेती में आना एक मजबूरी बन चुका है। जी सर, व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही लाइव शेयर करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये हमारा। सर मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो मल्टी लेयर खेती है जी, उसमें फसलें कैसे तैयार की जाती हैं? देखिए आप क्या विधिवत तरीके से समझा सकते हैं? जी, अगर हम देखो मल्टी लेयर को, पहली बात तो यह है कि हम मल्टी लेयर को समझें। अगर हम मल्टी लेयर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर ये हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हम शहरों में जगह कम पड़ने के कारण मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, हमारे किसानों के पास गाँव में ज़मीन बहुत होती है। हम देखते हैं, गाँव जाते हैं, भ्रमण करते हैं, गाँव से हम भी ताल्लुकात रखते हैं, गाँव में रहते हैं। हमारे पास 1000 या आधा हजार स्क्वायर फीट के लिए जद्दोजहद नहीं होती है। हम तो आधा एकड़ में घर बनाते हैं अपना, और हमारी अपनी पिछवाड़े में जो बाखर बनाते हैं, जो आज हम शहरों में उसे गैलरी बोलते हैं, जो 2 फीट की समिट के रह गई है, तो हम बाखर ही 15 फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत होती है। लेकिन यही बात अगर हम शहरों पर लागू करें तो शहरों में जगह कम होती है, ज्यादा लोगों को रहना होता है, तो वहां पर जो क्रीम दिमाग होता है, उस क्रीम दिमाग ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया और उसमें क्या किया, 1000 स्क्वायर फीट जमीन पे
5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी उन्होंने, 5 फ्लैट बना दिए। अब दिमाग देखिए आप, जमीन 1000 स्क्वायर फीट है, 5 मंजिला आपने बिल्डिंग बना दी, तो आपने हवा में भी फ्लैट बेच दिया, बीच में भी बेच दिया और जमीन पर भी बेच दिया। कुल मिला के आपने 1000 स्क्वायर फीट को 4000 स्क्वायर फीट हवा में बेच दिया और 1000 स्क्वायर फीट जमीन बेची। तो कुल मिला के अगर हम इस बात को गंभीरता से समझे तो जो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम शहरों में बना रहे हैं जगह कम पड़ने के कारण, ठीक उसी तरह हमें गांव में, कृषि में, खेत में जगह कम पड़ने के कारण मल्टी स्टोरी फार्मिंग करना पड़ेगी। और ये आने वाले समय में हमें मजबूरी में करना पड़ेगी, क्योंकि लगातार हमारे पास जगह की कम होती चली जा रही है, जो है आबादी बढ़ती चली जा रही है। क्वालिटी ऑफ फूड हमारी कंट्री के लिए चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चाहिए। तो जगह कम पड़ रही है, आबादी बढ़ रही है, शहरों का एक्सटेंशन हो रहा है, उस लहजे से भी हमारे पास जगह प्रति व्यक्ति का रकबा कम होता चला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा समाधान खोजना पड़ेगा जो कम जगह में ज्यादा उत्पादन और अच्छा उत्पादन देने के लिए सक्षम हो। तो मल्टी लेयर फार्मिंग एकमात्र ऐसा फार्मूला है जिससे आप कम जगह में जो है वेजिटेबल में क्रांतिकारी उत्पादन ला सकते हैं। तो मल्टी लेयर फार्मिंग आपको इतने से समझ आ गया होगा कि मल्टी स्टोरी हमें जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक उसी तरह से कम जगह में एक साथ कई तरह की हमें खेतों में फसलें लगानी होती है। अब जब हम इसमें फसलों के चयन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर तो हमें इसमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, ढांचा बनाना होता है। जैसे आप 5 मंजिला जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप ढांचा ही तो बनाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह एक आपको खेतों में ढांचा बनाना पड़ेगा जिसमें 4 स्तर की फसलें हम उगा सकें, 4 स्तर पर हम फसल को उगा सकें। और ढांचा बनाने के लिए हमें कोई किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का सहारा नहीं लेना है। हमारे इर्द गिर्द जो खेती का पार्ट है, बांस, लकड़ी, बल्ली या इस तरह का कोई भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की वुड, किसी भी तरह की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे खेत के पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने बांस का और जो है घास का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक पूरा एक वातावरण तैयार किया है। जैसा हम लोग घरों में अपना घर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने ये बांस लगा के और उसके ऊपर घास डाल के एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया है जिसमें पौधे सहजता के साथ रह सकें, सहजता के साथ ग्रोथ कर सकें और एक अनुकूल वातावरण के साथ वो अपनी जिंदगी को गुजार सकें। तो खुले मौसम में जब हम अपनी सब्जियों को उगाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट धूप पड़ती है, डायरेक्ट छाया पड़ती है, डायरेक्ट पानी गिरता है, डायरेक्ट जो है ना ठंडी पड़ती है। तो उसके कारण एक अनुकूल संतुलित वातावरण पौधे को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में घटी और बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक अनुकूल वातावरण के साथ में हम सब्जियों को उगाते हैं, जिससे उत्पादन हमारा हमेशा बढ़ता रहता है। तो एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक ढांचे की जरूरत होती है, जो हमने आपको दिखाया इस तरह से हम बना सकते हैं। और फिर उसके बाद इस फसलों के चयन की बात आती है। तो फसलों का चयन एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने अनुसंधान भी किया और हमारी प्रकृति ने आपको सिखाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सीखने से इनकार कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, उदाहरण से समझाऊं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द होता है। हम कभी भी जंगलों की सैर पे गए होंगे, बहुत कम नौजवान अब जंगलों की सैर पे जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी घाटी युक्त आप रास्ते से गुजरे हों। कभी आप अपनी नजर जंगलों पर टिका के देखना, और अगर देखी हो तो आप अनुभव करेंगे वहां पर सभी तरह के झाड़ आपको दिखेंगे, और जहां पर इंसान नहीं पहुंच पाता है वहां पर ही घने जंगल होते हैं। जहां पर इंसान पहुंचता है वहां पर केवल मैदान होता है। तो जहां पर आप नजर टिकाते हैं जंगलों में तो देखते हैं आपकी बहुत बड़े झाड़ खड़े हैं जिनकी उम्र शायद 100 वर्ष होगी। फिर उसके नीचे आप देखेंगे बाजू में उससे छोटा झाड़ खड़ा हुआ है, मतलब जगह खाली नहीं है वहां पर। फिर आप देखोगे उससे और छोटे छोटे भी पौधे खड़े हुए हैं वहां पर। फिर आप देखोगे उससे और छोटी छोटी झाड़ी झंखाड़ भी लगी हुई हैं। फिर आप उसके नीचे जमीन पर नजर मारोगे तो आप देखोगे वहां पर दूब या घास उग रही होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वहां पर बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, उससे छोटे पेड़ हैं, उससे नीचे घास है, और सारे पेड़ पौधे वनस्पति घास इवन एक ही जगह पर हैं, उसी जगह पर हैं, और सब खुश हैं, और बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी खाद डाले, बिना ट्रैक्टर चलाए, बिना बीज डाले, और सदियों से हैं।
ऐसा नहीं है कि वो पौधा आज आपने लगाया, वो पौधा खत्म हो गया, अब जाके आप फिर दोबारा पौधा लगाइए तब जाके वो पौधा होगा, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से सस्टेन है, मतलब स्वावलंबी है, वो खुद से पैदा होते हैं, खुद से मरते जाते हैं। और 4 नहीं, वहां पर करीब करीब 10 से 12 तरह के अलग अलग पौधों को आप देखेंगे कि एक साथ एक ही जगह पर उगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पौधे एक साथ उग सकते हैं बिना खाद डाले। पर हमें पता ये करना पड़ेगा कि इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे का साइंस ये है कि हर पौधा भोजन बनाता है, और भोजन बनाकर जो है, जैसे इंसानों में या अन्य जीवों में होता है कि भोजन बनाते हैं पौधे, भोजन हम लोग लेते हैं और वेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह पौधे भी भोजन बनाते हैं, लेते हैं और वेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। तो वेस्ट के रूप में जो वो छोड़ते हैं वो कई तरह के अलग अलग बैक्टीरियाज या उनके बैक्टीरियाज का भोजन जो है वो रिलीज करते हैं। और बेसिकली जब वो भोजन रिलीज करते हैं तो जो भोजन किसी पौधे ने रिलीज किया है, हो सकता है कि वो भोजन किसी दूसरे वाले पौधे की आवश्यकता हो, क्योंकि हर पौधे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर, अपने अपनी गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पौधों को होती है। कुछ न्यूट्रिएंट कॉमन होते हैं जो सभी पौधों को आवश्यक होते हैं, लेकिन कुछ तत्व अधिक मात्रा में कुछ पौधों को चाहिए पड़ते हैं। तो वहां पर जब बड़े पौधे पता चला कोई तत्व को रिलीज कर रहे हैं वेस्ट के रूप में, तो दूसरा पौधा जिसको आवश्यकता है उस वेस्ट की, वो पौधा उसको ग्रहण कर रहा है। तब यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों पौधों को खाद की आवश्यकता नहीं होती है। एक पौधा जो दूसरे पौधे की आवश्यकता का वेस्ट रिलीज कर रहा है, दूसरा पौधा पहले पौधे की आवश्यकता का वेस्ट रिलीज कर रहा है। तो कुल मिला के कंपेनियन प्लांटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, एक साथ जो है रहने का, वो सेम यही है कि जंगलों में हम इस बात को बहुत गंभीरता से समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह हम सब्जी वाली फसलों को भी यहाँ पर प्रयोग करके, अनुसंधान करके, किस फसल के साथ में कौन सी फसल बहुत सहजता के साथ रह सकती है, बहुत अच्छे से उग सकती है, जिसमें खाद की दोनों को आवश्यकता ना हो, इस तरह से हम फसल का चयन करते हैं। और यहाँ पर लगभग 110 तरह के हमने मॉडल तैयार किए हैं मल्टी लेयर फार्मिंग में, जिसमें हम एक साथ एक ही जमीन पर एक ही समय में 4 फसलें उगाते हैं। क्रमशः जमीन के अंदर कोई कंद वाली फसल को लेते हैं जो अदरक या हल्दी के रूप में होती है। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि हल्दी की फसल हमारी एक फसल कंद वाली फसल के रूप में यहाँ पर अभी इस समय पर है। इसके जमीन के सरफेस पर जब हम कंद वाली फसल को जमीन के अंदर लगा दिए होते हैं, तो ये फसल लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त लेती है जमीन के पूरा ऊपर आने में। तो जब तक ये 2 से 2.5 महीने का वक्त लेगी, तब तक हम ऐसी फसल को बोते हैं जो 2 से 2.5 महीने का ही जीवन काल रखती है। जैसे कि हम पत्ती वाली सब्जी को बो देते हैं, मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, राजगिर, इस तरह की इत्यादि भाजियों को बो देते हैं जो जमीन के सरफेस पर होती है, और 15 से 20 दिन के अंतराल में ये तैयार हो जाती है। फिर इसे आप 3-4 महीने तक निकालते रहते हैं, जब तक ये पूरी खत्म होती है तब तक ये नीचे वाली फसल ऊपर आती है। तो 2 फसल हम इस तरह से, एक जमीन के अंदर कंद वाली फसल और उसके ऊपर पत्ती वाली फसल बो देते हैं, और दोनों को आपस में न्यूट्रिएंट की कम आवश्यकता होती है। फिर इसी जगह पर जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो इस जगह पर हम बेल वाली फसल के रूप में कुंदरू है, पड़ोरा है, परवल है, इस तरह की कोई एक बेल वाली फसल बो देते हैं जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके फैल के फलती है। फिर चौथी फसल के रूप में हम इसी जगह पर पपीता लगा देते हैं। शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा, यहाँ पर हल्दी लगी है, इसी जगह पर हमने पालक निकाल दी है, और इसी जगह पर हमारी बेल वाली फसल भी ऊपर गई हुई है, और इसी जगह पर पपीता भी लगा हुआ है जो कि यहाँ से आप फलना चालू हुआ है, और पपीता इस शेड के ऊपर निकल गया जो कि 20 फीट हाइट तक कंटिन्यू 2 साल तक फलता रहेगा। मतलब आपको अलग से कोई जगह की आवश्यकता नहीं है, उसी जगह पर, उसी जमीन पर आप अलग अलग तरह की अलग अलग समय में निकलने वाली फसलों का चयन कर सकते हैं। पर यह चयन एक शोध के द्वारा होता है, एक अनुसंधान के द्वारा होता है, एक प्रयोग के माध्यम से होता है। वो प्रयोग ऑलरेडी हमने कर दिया है। अगर आप सब्जी उगा रहे हैं तो 4 फसलों के साथ में कौन कौन सी फसल लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी होंगी, वो फसलों की कॉम्बिनेशन आप हमारे मोबाइल पर इंक्वायरी लिखकर आप हमसे फसलों के कॉम्बिनेशन मंगा सकते हैं। और इस तरह से अगर हम 4 फसलें एक साथ लगाते हैं तो हमें खाद की आवश्यकता कम पड़ती है,
खरपतवार इसमें नहीं होता है, क्योंकि पत्ती वाली सब्जी जमीन के सरफेस पर होती है, वो पूरी तरह से जमीन के सरफेस को ढक देती है, तो पूरी का जगह नहीं बचती, और जब जगह नहीं बचती है तो उसमें खरपतवार निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। ठीक इंसानों की तरह ये होता है, जैसे कि जब क्या नाम से हम बहुत ज्यादा हम कोई और जो है दिमाग में विचार नहीं ला पाते हैं, और अगर हम खाली रहते हैं तो कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो ठीक उसी तरह अगर आप मिट्टी के सरफेस को खाली रखते हैं तो निश्चित ही ये खरपतवार जैसे शैतान उस जगह में उगेंगे, और उनको निकालने के लिए आपको पैसे और समय दोनों खर्च करना पड़ेंगे, कॉस्टिंग भी उसमें बढ़ेगी। तो जब हम पत्ती वाली सब्जी का चयन करके बोते हैं तो निश्चित ही जमीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स डेंस में हो जाती है और कोई खरपतवार नहीं निकल पाता। और इससे दूसरा फायदा भी होता है, और वो ये होता है कि जब पत्ती वाली सब्जी जमीन के सरफेस को पूरी तरह से ढक देती है तो डायरेक्ट जो धूप की किरणें वो मिट्टी पे नहीं पड़ती हैं, और धूप मिट्टी पे नहीं पड़ती हैं तो जो वाष्पीकृत होने वाला पानी है वो हमारा रुक जाता है। आप सभी को मालूम है, नौजवानों को मालूम है, पूरी दुनिया में पानी की चुनौती एक बड़ा विषय बनता चला जा रहा है, और आने वाले समय में खेती एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति से गुजरने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पानी हम धरती से निकाल रहे हैं और पानी का जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कोई उपाय नहीं हम अपना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा वर्ताव प्रकृति के प्रति जो है हमें एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामना करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो पानी हमारे पास काफी हद तक कम है, और अगर हम काफी हद तक कम हुए पानी में बेहतरीन फसल उगाना चाहते हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि कोई हम ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जहां पर पानी का कम उपयोग हो सके। फार्मिंग में हमने जो आपको बताया कि जब हम या पत्ती वाली सब्जी बोने के बाद जमीन पर धूप की किरणें नहीं पड़ती हैं, सूरज की किरणें नहीं पड़ती, जिसके कारण पानी को वाष्पीकृत होने से पत्ती वाली सब्जी रोक लेती है, और ये पानी 70 से 80% होता है। अगर हम इस बात को इस ढंग से कहें तो ये कह सकते हैं कि पानी हम इस मॉडल में 70 से 80% बचाते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 20 से 30% पानी में हम 4 फसलें उगाते हैं। और अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो जरा गणित लगा लीजिए कि तो आपने कुल एक फसल को उगाने के लिए 5 से 6% पानी उपयोग किया है। और अगर आप 5 से 6% पानी का उपयोग करते हैं, इसका भी मतलब है कि अगर आप खुले खेत में जहां पर आप एक फसल को उगाने के लिए 100 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर हम एक फसल को उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बहुत अच्छे से साफ शब्दों में समझ गए होंगे कि मल्टी लेयर फार्मिंग में काम किया जा सकता है। तो इसमें आप पानी की भी बचत करते हैं, फिर इसके बाद इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, या लगते हैं तो बहुत। इसमें हमने आपको बताया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक पौधों को अनुकूल वातावरण देने के लिए घर तैयार करते हैं, और उस घर में घर की दीवारें होती हैं, जैसे कि आप अपना घर तैयार करते होती हैं, 4 दीवारों के अंदर आप रहते हैं, जिससे आंधी का, तूफान का या बाहर के वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमने अपने घर की पौधों के घर की दीवार हमने तैयार की है, और दीवार के रूप में हमने 7 फीट की एक बाउंड्री वॉल तैयार की है, जिसमें हमने जो है ग्रीन नेट या साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी बहनें, हमारी माताएं जो है साड़ी का इस्तेमाल करती हैं। आप दीपावली पे जो है ना उन सभी से 10 परिवारों से अगर आप संपर्क रखते हैं तो 2-5 साड़ियां जो है ना हर एक परिवार के पास निकलती हैं, और उन साड़ियों को आप कलेक्ट कर लीजिए। दीपावली आने वाली है, और साड़ियों को आपस में जोड़कर 4 फीट की एक साड़ी होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 फीट होती है, और 7 फीट हमें कवर करना होता है। तो साड़ी को आप चारों तरफ खेत के अगर 7 फीट की जाली बना देते हैं तो बाहर के उड़ने वाले जो कीड़े हैं वो आपके खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साड़ी में जो छेद होता है वो हवा भी आसानी से नहीं निकल पाती है, तो कीड़ा कैसे आसानी से निकल पाएगा। लेकिन
कीड़े की ही बात नहीं है। अगर आप साड़ी का ये सिस्टम बना लेते हैं तो इससे ना केवल कीड़े बचते हैं बल्कि बाहर के मौसम का प्रभाव भी बचता है, जो कि फसलों पर बुरा असर छोड़ता है। जैसे कि जब तेज आंधी चलती है, तेज तूफान चलता है तो फसल आड़ी हो जाती है। हमने देखा है कि गेहूं की लोग फसल लगाते हैं और मौसम करवट 2 मिनट बदलता है, आंधी चलती है, 2 मिनट में सारा गेहूं आड़ा हो जाता है और किसान की 6 महीने की मेहनत चौपट हो जाती है। अगर हम ये लगाते हैं तो आंधी जो तूफान का प्रेशर है वो हमारा सामने से नहीं आएगा, फसल हमारी हवा से प्रभावित नहीं होगी। तीसरी बात, जब गर्मी के समय में गर्म हवा चलती है, सब्जी उगाने वाले किसान इस बात को जानते होंगे, नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि जब गर्म हवा चलती है तो निश्चित है उसको हम लू कहते हैं, बुंदेलखंड में लपट कहते हैं। जब लपट हमारी फसल में लगती है तो निश्चित ही है हमारी फसल की खूबसूरती बिगड़ जाती है, बाजार में नहीं होती है। जब इस तरह की हम प्रोटेक्शन लगा देंगे तो जो लपट होगी, जो लू होगी, वो हमारी इससे बच जाएगी और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। मतलब हम लपट में भी फसल को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा फायदा इससे ये होता है, चलता है, आंधी चलती है तो फसल को तो आड़ा करती है, लेकिन आपने जो अपने खेत से खरपतवार निकाल के अपनी फील्ड को फ्री कर दिया है, आप ऐसा मत समझें कि अब आपको दोबारा कभी खरपतवार नहीं होगा, क्योंकि आपके खेत में प्रोटेक्शन नहीं है। जब आंधी और तूफान चलेंगे तो दूसरों के खेत के उड़ के खरपतवार आपके खेत में प्रवेश करेंगे और जब वो खरपतवार के बीज आपके खेत में गिर जाएंगे तो अगली साल बारिश आएगी और फिर से बीज उगना चालू हो जाएंगे, फिर खरपतवार होगी, फिर परेशानी बढ़ेगी। तो इस प्रोटेक्शन से बाहर के खरपतवार के बीजों को भी रोका जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो पांचवा फायदा होता है ये कि जब पाला लगता है, बहुत सारे किसान गिरता है या जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पर हमने देखा है कि किसानों को पाले की सामना करना पड़ता है। फसल लहलहाती होती है, उसी समय पर पैसे आने वाले होते हैं, फसल में पाला लगता है, चेहरे के साथ फसल भी मुरझा जाती है। ठीक उसी तरह इसमें अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं और जो पाला लगने की जो कंडीशन होती है वो इसमें 0 हो जाती है, कम नहीं होती है, 0 हो जाती है, क्योंकि ऊपर से जो हमने घास का शेड बना रखा है इससे हल्की सी गर्मी फसल के लिए बनी रहती है। ऊपर बेल वाली फसल भी होती है, उसका छोटा मोटा वेस्ट भी होता है जिसके कारण नीचे प्रोटेक्शन होता है और साइड में जो ठंडी हवा से जो फसल खराब होती है, पाला लगता है, इसकी वजह से ठंडी हवा हमारे खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, तो पाले से भी सुरक्षा होती है। तो कुल मिला के इसमें पानी की बचत आप कर लेते हैं, खरपतवार नहीं आने देते हैं, मौसम परिवर्तन के किसी भी बुरे असर से आप फसल को बचा लेते हैं, खाद की आवश्यकता कम पड़ती है, बीज मैंने आपको बताया कि हम स्वयं के इस्तेमाल करते हैं, सो बीज भी हमें बाहर से नहीं लाने पड़ते हैं। इस तरह से हम कई तरह के खर्चों को बचा लेते हैं और 4 फसल लगा के 4 गुना फसल हम लेते हैं, मतलब 4 गुना ज्यादा पैदावार कर लेते हैं। तो 4 गुना हमने फसल उगा ली और 4 से 5 गुना हमने अपने खर्चे कम कर लिए। अगर हम टोटल फिगर बनाएं तो 8 से 10 गुना का हमें कुल मुनाफा होता है इस मॉडल के साथ में। तो मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा वेंचर है, एक ऐसा मॉडल है जो युवाओं के लिए एक किराने की दुकान के माफिक सिद्ध होता है, जिसे आप 1 एकड़ जमीन में अगर करते हैं और ढंग से इसे प्रैक्टिकली आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उगाने से लेकर बाजार की व्यवस्था से लेकर, तो मेरा दावा है और मानना है कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर का पैकेज आप 1 एकड़ भूमि से तय कर सकते हैं। आपको किसी की भी नौकरी बजाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं का रोजगार अपने गांव में खुशहाली लाते हुए, पर्यावरण बचाते हुए, पानी बचाते हुए समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। यही सत्य है, यही एग्रीकल्चर है, यही हमारा कल्चर है। जी सर। जी सर, मल्टीलेयर खेती से जो हमारे किसान भाई हैं वो लाभ किस तरह से कमा सकते हैं, मतलब कितना फायदा होगा अगर हम ये खेती करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया इसमें अभी कि लगभग आप 4 से 4 गुना तो आप फसल उगाते हैं, क्योंकि इसमें 4 फसलों का आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है। तो 4 गुना तो आपका फसल पैदावार हो गया। अगर सब्जी उगाने वाला किसान अगर सामान्यतः 1 लाख रुपए की इनकम करता है तो वो यहाँ पे 4 लाख रुपए की इनकम करेगा। और अगर रही बात किस ढंग से, तो हमारा जो पूरा मॉड्यूल है, जो किसान भाई प्रैक्टिकली सेशन
यहाँ पर करने के लिए आते हैं, उनको हम पूरा 7 दिन में ये समझाते हैं कि किस ढंग से आपको इसको प्लान आउट करना है, एक बिजनेस मॉडल की तरह, एक प्रोफेशनली मॉडल की तरह, एक उद्योग की तरह, एक किराने की दुकान की तरह किस तरीके से सजाना है, वो हम सब उनको प्रैक्टिकली कैंप में बताते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि एक पूरा जब 4 फसलें आप लगाते हैं तो खर्चे तो हमारे कम हो ही रहे हैं, फसल हमारी 4 गुना निकल रही है। तो जो किसान या युवा अर्बन में है, जहां पर बहुत कम छोटी जमीन है, छोटे छोटे प्लॉट पड़े हुए हैं, लोगों के आधा एकड़ के प्लॉट हैं, उससे भी आधे प्लॉट हैं, उनमें आप सब्जियों का या पत्ती वाली सब्जियों का या जो भी सब्जियां घरों में इस्तेमाल होती हैं, उन सब्जियों का आप प्लान बना सकते हैं। और इसमें रिज बेड बनाकर 2-2 बेडों में अलग अलग तरह की सब्जियां आप उगाइए और सारी सब्जियों का एक मेनू तैयार करिए कि इतनी तरह की सब्जियां आपको लगती हैं, और उन सब्जियों के मेनू को आप हमारे जो कहना चाहिए कॉम्बिनेशन है फसलों के, 4 तरह के 5 तरह के कॉम्बिनेशन है, उससे आप मैच कराइए। जो कॉम्बिनेशन जिस मॉड्यूल में बैठता है आप वो उगाइए, और उगाने के बाद आप अपने शहर में जो जुड़े जैविक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जैविक के बारे में समझते हैं या जो हेल्थ के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिन है, तो उन लोगों को आप अप्रोच करिए, उनको बताइए, उनका ग्रुप बनाइए। हम जो करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम ग्रुप बनाते हैं और उन लोगों को ग्रुप में जोड़ते हैं। फिर उस ग्रुप में हम जो हमारे पास चीजें उपलब्ध होती हैं, उन चीजों की लिस्ट उस ग्रुप में ऐड करते हैं, ड्रॉप करते हैं। फिर हमारे पास अपने आप लोगों का वो पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, वो चीजें हमारे फार्म से उनके घर तक डिलीवर हो जाती हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 10 लोगों को शहर में जानते हैं, निश्चित ही है सभी लोग हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों से तो संपर्क रखता ही है। तो उन 10 लोगों को अगर अपने काम के बारे में आप बताएंगे कि भाई हम जो है ना विश्व मुक्त कृषि कर रहे हैं, गौ आधारित कृषि कर रहे हैं और इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे प्रकृति, पर्यावरण, पानी और तमाम तरह की चीजें बचेगी, तो निश्चित ही है 10 में से जो है 5 लोग आपके काम से इम्प्रेस होंगे या काम के प्रति जुड़ेंगे या वो आपके काम के बारे में जानना चाहेंगे। उन सारे लोगों को आप लाके अपना खेत दिखाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए, फिर वो आपसे जुड़ेंगे और धीरे 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 करके इस तरह से आपकी मार्केटिंग आपके खेत से चालू हो जाएगी। आप फार्म मार्केट भी लगा सकते हैं। प्रति रविवार हम अपने खेत पे फार्म मार्केट लगाते हैं, जिसमें हमारे शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं या जो जैविक के बारे में जो लोग समझते हैं या जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, वो सारे लोग आते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, कुछ ना कुछ वो सीखते भी हैं, प्रकृति से जुड़ते भी हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें आपके खेत से ही ले जाते हैं, जिससे आपको दाम भी मिल जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करना पड़ता है और बहुत ही सहजता से आपकी मार्केट। इस तरह से नौजवान जो है ना इस तरह के प्रयोग करके इसको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर बना सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको ये चीजें बताई हैं। कभी मौका लगे तो आप 7 दिन के हमारे शिविर में आइए और उसमें आपको हम पूरी तरह से विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल सर। जी सर, मैं वीर का सवाल पूछना चाहूंगी। जी। कोई ऐसा मॉडल बताएं जो बारनी भूमि के लिए कारगर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया बारनी भूमि का है जो सिर्फ बारिश पर निर्भर है। जी। बारिश की अनिश्चितता के कारण वहाँ के किसान को हमेशा हानि होती है। जी। आज की युवा पीढ़ी इस वजह से खेती से दूर होती जा रही है। जी। राजस्थान चुरू गांव से जो व्यूअर्स हैं हमारे, जी। मेरे यहाँ का पानी इतना लवणीय है कि पशु भी नहीं पी पाता। जी। कुछ उनके लिए उपाय बताएं तो। जी देखिए, जैसा आपने सवाल किया, पहली बात तो आपको आपके पहले से बात का जवाब देते हैं कि जहां पर कम पानी की व्यवस्था है या पानी की नहीं के बराबर व्यवस्था है, अगर बिल्कुल भी पानी नहीं है तो खेती केवल बारिश आधारित होगी और हम फिर किसी भी समय पे फसल को नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर कम पानी की व्यवस्था है तो फिर हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग तरह के मॉडल हैं। जरूरी नहीं है कि आप मल्टीलेयर फार्मिंग ही करें। कई फसलें ऐसी हैं जिनको बहुत ही नगण्य मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और वो बाजार में काफी अच्छा रेट रखती हैं। अगर आप मेडिसिनल क्रॉपों की बात करने चले जाएं तो आज की तारीख में खजूर, जो कि काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, तो जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है या ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर आप खजूर का प्लांटेशन करते हैं, जिंदगी में आपको कभी पानी देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्लांटिंग कर दीजिए और एक पौधे से करीब करीब आप 400 से 500 रुपए प्रति साल
आप उस पौधे से कमा सकते हैं। मतलब कुल मिला के एकड़ की आमदनी 1 से 2 लाख रुपए तक भी आप कम कर सकते हैं, जहां पर मरुभूमि है, बंजर भूमि है, या फिर जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है या खेती कभी हुई नहीं है, इस तरह की भूमियों पर आप इस तरह के प्लान कर सकते हैं। बेल की खेती कर सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यू रखता है, काफी जबरदस्त है। आयुर्वेद में इसका काफी महत्व है। अगर आपके पेट किसी भी तरह से गड़बड़ी से गुजर रहा है, आप उसका शरबत पिला दीजिए, पेट ठीक हो जाता है। गुणकारी है बेल, मतलब कई गुण है बेल में, और मेडिसिन में उसका इस्तेमाल होता है। जो आयुर्वेद की कंपनियां हैं या जो आयुर्वेद को लेकर काम कर रही हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और बेल की खेती कर सकते हैं। जीवन में एक बार बेल लगा दीजिए, आपकी जिंदगी तो कट जाएगी, एक आध पीढ़ी की और जिंदगी कट जाएगी। आपको दोबारा ट्रैक्टर चलाने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, ना जिंदगी में कभी पानी डालने की जरूरत है, ना जिंदगी में कभी खाद डालने की जरूरत है। आपको केवल फड़ तोड़ के बेचने की आवश्यकता है, जिससे आपको पैसे आने वाले। तो इस तरह से भी हम कुछ मेडिसिनल क्रॉपों पे और भी बहुत सारे मॉडल हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। रही बात जहां तक आप चोरू राजस्थान से जो भाई ने सवाल किया है, तो वहां पर भी मल्टीलेयर फार्मिंग के अपने मॉडल हैं, और वहां पर भी और भी तरह के मॉडल हैं अपने जो जैविक खेती में संलग्न हैं युवा भाई और किसान भाई। मैं आपको संपर्क दे सकता हूं, तो उनके जाके आप मॉडल देख सकते हैं। दूसरी बात जो आपने खारे पानी की बात कही कि इतना ज्यादा क्षारीयता है आपके पानी में, लवण इतना ज्यादा है कि पशु भी उसे नहीं पी पाते हैं, तो उसकी जो लवणीयता है उसको दूर करने के लिए आपको लगातार 4-5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके लिए आपको लगातार गौमूत्र का स्प्रे करना पड़ेगा आपकी मिट्टी में, या फिर गौमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप लगातार गौमूत्र का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में, खाद के रूप में, दवाई के रूप में, पानी के रूप में, या फिर स्प्रे के रूप में, तो धीरे 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 करके आपकी जो मिट्टी में क्षारीयता ज्यादा है वो धीरे 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 करके न्यूट्रल होती चली जाएगी, और 3-4 साल के बाद आपका पानी जो है ना पीने योग्य बन जाएगा, जिससे आप खेती भी ढंग से कर पाएंगे और पेड़ पौधे भी अच्छे से उगा पाएंगे और पशुपालन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी सर, इसी के साथ मैं निहारिका मिश्रा जी का भी सवाल पूछना चाह रही हूँ। सर, चीकू के प्लांट को कैसे लगा सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? जी निहारिका जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, चीकू के बाग के लिए आपको सिंपल तरीका, पहले तो जो क्लाइमेट की बात होती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडी वाला क्लाइमेट नहीं चाहिए होता है, थोड़ा ज्यादा गर्मी वाला क्लाइमेट इसके लिए सूट करता है। सामान्य तापमान में भी आप इसे उगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर या जहां पर बर्फबारी होती है, यहाँ जहां पर ज्यादा ठंडा तापमान होता है, उस क्षेत्र में हम इसे नहीं उगा सकते। बाकी हर तरह की जलवायु में, एक अनुकूल तापमान में या ज्यादा टेम्परेचर में इसे आप उगा सकते हैं। और इसके लिए सही जो लगाने का टाइम है वो जून का महीना है, और उसके लिए खेत की पहले तैयारी आप करें। तैयारी के लिए पहले नंबर आप खेत का ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए गड्ढा खोदें, और चीकू के लिए अगर गड्ढा आपको खोदना है, गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा 2 फीट चौड़ा, 2 फीट जो है उसकी बिर्थ, और 1.5 फीट उसकी गहराई, 2 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई, और 1.5 फीट उसकी गहराई। और उसमें आप चूना पाउडर और नीम, 2 चीजों को डाल के उसको ट्रीट करें, गड्ढे को छोड़ दें। और गड्ढे को लगभग आप खोदना चाहिए मार्च के महीने में। मार्च, अप्रैल, मई, जून की धूप, लगातार 3 महीने की उस गड्ढे में धूप लगने दीजिए, और उसकी दीवार पर आप जो है चूना और नीम पाउडर, लगभग 150 ग्राम के आसपास चूना और लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास नीम का पाउडर, दोनों को मिक्स करके और उसकी दीवार पर आप छिड़क के और उसको छोड़ दीजिए लगभग 2 महीने के अंतराल तक। और फिर उसके बाद उसमें आप पौधा लगा सकते हैं। गड्ढे का जो डिस्टेंस है वो आप 8 बाई 10 रख सकते हैं। पौधे से पौधा आप 8 फीट रखिए। रो से रो का डिस्टेंस आप 10 फीट रखिए, और जिग जैग फॉर्म में आप इस पौधे को लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा खेत में आपके पौधे आ सकें और हर पौधे को फैलने के लिए एक पर्याप्त स्पेस मिल सके। जिग जैग का मतलब होता है जैसे हम कदम रखते हैं तो एक कदम हम आगे रखते हैं, एक कदम पीछे रखते हैं, हम दोनों कदम बराबर में नहीं रखते हैं। तो जो हम सामने सामने कदम रखेंगे उसकी दूरी पौधे से पौधे की होगी 8 फीट, और जब हम साइड वाली कदम की बात करेंगे तो ये दूरी होगी 10 फीट। और जहां पर पहले कदम पे एक पौधा से दूसरे पौधे के बीच में जो 8 फीट का डिस्टेंस है, दूसरी तरफ वही डिस्टेंस
दो पौधों के बीच में सेंटर पे आएगा और फिर कंटिन्यू होंगे। तो ये जिगजैग तरीके से आप समझ पाए हों तो बहुत अच्छा है। जिगजैग तरीके से आप 8 बाई 10 का प्लांटेशन कर सकते हैं और गड्ढे को ट्रीट करने के बाद जब आप जून में पौधा लगाएंगे, जब पहली बारिश आएगी उसी समय पे आप पौधे को प्लांटिंग करिए। और उसमें अगर मिट्टी आपकी ब्लैक कॉटन है, नीचे बिल्कुल काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो उसमें लगभग 2 से 5 किलो तक आप रेती का इस्तेमाल करें, बालू का इस्तेमाल करें। बजरी, जो जिसे हम बालू, बजरी, रेती जो भी आप कहते हो, जो हम प्लास्टर के रूप में घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस बजरी का इस्तेमाल करें। जमीन के सरफेस पर उसे आप डाल दें। फिर उसके बाद आधा कंपोस्ट और आधा मिट्टी का मिक्सचर बनाएं गड्ढे की साइज के मुताबिक। आपको पता है कि इस गड्ढे में 1 तगारी हमारा टोटल मिक्सचर बनेगा और भर जाएगा ये गड्ढा। तो आधा तगारी कंपोस्ट खाद और आधा तगारी मिट्टी, दोनों को आपस में मिलाइए और फिर रेती नीचे डाल के और पौधे को रखिए और फिर उसमें ये कंपोस्ट भर के उसको पैक कर दीजिए। और पेड़ को चारों तरफ से अच्छी, अगर एयर जाएगी तो हवा से जड़ें सूखेंगी और पौधा मुरझा जाएगा और पौधा हो नहीं पाएगा। तो प्रॉपरली उसको दबाइए और दबाने के बाद अगर पानी, बारिश नहीं होती है तत्कालिक रूप से, तो थोड़ा सा आप पानी दे दीजिए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बारिश हो गई तो सो गुड है, वो जड़ पकड़ जाएगा। इस तरह से आप प्लांटेशन कर सकते हैं और चीकू का बाग लगा के इससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जी निहारिका मिश्रा जी, आप चीकू का प्लांट लगा सकती हैं, साथ ही हम लोग को खिला भी सकती हैं। सर इसी के साथ मेरा सूरज सिंह के द्वारा सवाल पूछा गया है कि धान की फसलों में कड़ों रोग लग रहे हैं, उससे बचाव के लिए क्या उपाय है सर? शुभकामनाएं पहले तो, और आपके जो सवाल है उसके तो 60 दिन पुरानी देसी इस्तेमाल करना होगा और उसके साथ में 100 ml आपको नीम का ऑयल मिलाना होगा। 3 चम्मच आपको वॉशिंग पाउडर, जो कपड़ा धोते हैं हम उसको, नीम, और इसके साथ ही साथ आपको हरी तीखी मिर्च 250 ग्राम, 15 लीटर पानी का ये डोज बता रहा हूं मैं। 15 लीटर पानी में 2 लीटर देसी गाय की छाछ, 60 दिन पुरानी, 250 ग्राम आपको हरी तीखी मिर्च का पेस्ट मिलाना है और 3 चम्मच आपको वॉशिंग पाउडर मिलाना है और 100 ml नीम का तेल मिलाना है और इसके साथ ही साथ आपको 250 ग्राम नींबू का रस मिलाना है। 5 तरह की चीजों को 15 लीटर पानी में आप मिलाइए। इससे आपके सभी तरह के रोग व्याधियां दूर हो जाएंगे, सकिंग पेस्ट भी जाएंगे, कड़ा रोग भी दूर हो जाएगा और जो भी स्टेम बोरर की भी जो समस्या होती है धान में, तना छेदक जो कीड़े धान में प्रॉब्लम करते हैं, वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो सभी तरह का एक संपूर्ण समाधान है इसमें। आप ये डोज बना के 10 दिन पीट स्प्रे करें तो इससे आपको लाभ होगा। शुभकामनाएं। जी सर। सर आपने 70,000 लोगों को कृषि प्रशिक्षण दिया है जी, किस तरह का अनुभव रहा है सर? देखिए जब से हमने काम चालू किया है तो मुझे पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि इस तरह से लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो पहले हमने 2 दिन का एक प्रायोगिक प्रोग्राम रखना चालू किया कि खेत की बात हम लोगों को खेत पे समझाएंगे। तो उसमें हमने पहली कार्यशाला नवंबर 2013 में 27 और 28 तारीख को आयोजित की, जिसमें 7 लोग हमारी कार्यशाला में आए। उन्होंने देखा, समझा, सीखा और धीरे धीरे करके ये 7 लोगों से 225 लोगों तक हमारी कार्यशाला पहुंची अगले 1 साल में। क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल बात बताते थे, जो हम खेत में प्रयोग करते थे वो तुरंत हम लोगों को दिखाते थे, तो उसको देख के लोगों को ज़्यादा समझ में आया। लेकिन 2 दिवस की कार्यशाला या लोगों का विजिट करना, मैं देश के नौजवानों को बोलना चाहता हूं और जो किसान यहाँ पर अभी हैं, सुन रहे हैं हमारे लिए, उन सभी को बोलना चाहता हूं कि खेती बहुत प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें 99.99% अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल बात है। बाकी 0.1% आपकी थ्योरी की बात होती है, जो आपको पढ़ना होता है या याद करना होता है। बाकी तो इसमें केवल करना होता है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर की किसी भी विधा में, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप अपने आप को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके आपको ये बात समझ में आती है और आप उस काम को कर पाते हैं। तो 2 दिवसीय कार्यशाला या 1 दिवसीय या जो भी
प्रोग्राम होते थे उनमें हमें बाद में पता चला, जब हम ये करते गए, क्योंकि हमें पहले से तो पता नहीं था कि इसके परिणाम कैसे होंगे और कितने आएंगे। तो जब हम लगातार ये करते गए तो हमें पता चला कि लोग आते हैं, फसल को देखकर फोटो खिंचाते हैं और हमारे साथ फोटो खिंचा लेते हैं और फसल के साथ खिंचा लेते हैं, और फिर जाके उनके मोबाइल से फोटो भी हट जाती है, दिमाग से भी फोटो हट जाती है और हम भी हट जाते हैं और वो ज्यों के त्यों वापस अपनी जगह पे हो जाते हैं। तो इसका परिणाम हमें कम मिल रहा था। तो फिर हमने अभी पिछले 1.5 साल पहले से हमने उसको प्रायोगिक कार्यशाला का स्वरूप दिया और एक 7 दिन का कोर्स तैयार किया, जिसमें हम 7 दिन तक लोगों को यहाँ पर अपने साथ फावड़ा गहती के साथ इन्वॉल्व कराते हैं, कमर में तौलिया बांध कर काम करवाते हैं। काम करवाते मतलब काम करते हैं और काम करके सीखते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि खेती में किस तरह से हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और किस तरह की समस्या का किस ढंग से उसका समाधान निकालना पड़ता है। तो इसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़ों के माध्यम से, जो 70,000 लोगों को हमने प्रशिक्षित किया, तो उसमें से लगभग 65,000 के आसपास लोगों को हमने 1 दिवसीय और 2 दिवसीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया, और उसमें लगभग 6,500 से 7,000 लोग पूरे देश भर में इस काम को शुरू कर पाए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल कार्यशाला का आयोजन करना चालू किया, तो इसमें हमने 1 साल में 2,500 लोगों को प्रैक्टिकली एजुकेट किया और उसमें 1,850 लोगों ने हिंदुस्तान में इस काम को शुरुआत किया, जिसके परिणाम बहुत ही गजब के हैं। और जो बाकी के लोगों ने शुरू नहीं किया, वो कहीं ना कहीं जमीन की तलाश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जमीन या संसाधनों की तलाश कर रहे हैं, या अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, या अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकली कार्यशाला है उसके परिणाम 100% आते हैं। कुछ परिणाम आपको तात्कालिक रूप में मिल जाते हैं, कुछ परिणाम कुछ समय के बाद मिलते हैं। तो अभी जो हमारा प्रशिक्षण को लेकर अनुभव है, अगर हम खेती के कार्य को प्रैक्टिकली स्किल्ड डेवलपमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि जो नौजवान कहीं ना कहीं दूर दराज शहरों में बैठ के किसी 4 कमरे की दीवारों में बैठकर खेती करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सार्थक बात होगी और उनके लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव होगा और इस काम को वो कर भी पाएंगे। ये बताइए कि प्याज और लहसुन के साथ कौन सी फसल ले सकते हैं? जी, मैं आप नेटवर्क की वजह से मुझे सुनाई नहीं दिया। जी सर, ये प्याज और के साथ जी देखिए, प्याज और लहसुन के साथ में अंतर्वर्तीय फसलों के मॉडल किए जा सकते हैं। अगर आप लेयर फार्मिंग के मॉडल में जाते हैं, तो अभी हमने आपको लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि आप यहाँ पर 1,000 स्क्वायर फीट में 5 बिल्डिंग बना के 5,000 स्क्वायर फीट में जमीन को बदल देते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप 5 ही बनाएं, आप 4 भी बना सकते हैं, आप 3 भी बना सकते हैं, आप 2 भी बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हमने भी यहाँ पर 2 लेयर भी की है, 3 लेयर भी की है, 4 लेयर भी की है और 5 लेयर भी की है। तो अगर हम प्याज और लहसुन की हम बात करें, तो आपको 2 लेयर के मॉडल में आपको प्याज और लहसुन को उगाना पड़ेगा। तो 2 लेयर के मॉडल हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं और नंबर पे आप अपनी इंक्वायरी लिखिए कि हमें 2 लेयर या प्याज उगानी है मल्टी लेयर में, तो किस किस तरह की कॉम्बिनेशन है वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन आप इसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में अगर उगाते हैं तो धना वगैरह आप उगा सकते हैं, धनिया वगैरह उगा सकते हैं। इसके साथ में जो है आप सलजम है, गांठ गोभी है या पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की फसलों को भी इंटरक्रॉपिंग करके उगा सकते हैं। और मल्टी क्रॉपिंग में भी आप प्याज और लहसुन को कर सकते हैं। तो आप हमारे नंबर पर आप लिखिए कि हमें प्याज और लहसुन की कम्युनिकेशन वाली फसलों के नाम सुझाव दीजिए, तो हम आपको इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग और 2 लेयर के मॉडल में जहां जहां भी प्याज लहसुन है, जिसके साथ में भी है, वो सारे मॉडल आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको आसान होगा फसल को चयन करने में और मॉडल को चयन करने में। नंबर हम आपको बोल देते हैं 9179066275, ये हमारा नंबर है। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं 9179066275। आप सभी
किसानों से और नौजवानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फोन आपका ना उठे तो बुरा मत मानिएगा और दोबारा भी आप मत लगाइएगा। एक ही बार लगा देंगे तो एक बार पर्याप्त है। हम आपको पुनः जब वक्त रहेगा आपसे संवाद कर लेंगे। और कोशिश करिए कि फोन ना किए बगैर अगर आपकी बात हम तक पहुंच सकती है तो उसके लिए व्हाट्सएप जो आज की तारीख में सबसे अच्छा माध्यम है, आप उस पर अपने सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। समय रहते आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंतराल से आपको जवाब मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप टेक्स्ट मैसेज भी हमें कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बात हमें पहुंचा सकते हैं, या जो भी सवाल आपके दिमाग में है या जो भी आप जानना चाहते हैं वो सब व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भिजा सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए निरंतर कार्यरत हैं, अपने मिशन के लिए, अपने विजन के लिए लगातार हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो अपने व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेजिए, हम आप तक आपको अपने जवाब पहुंचाएंगे। सर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए, पर समय की भी कमी है जी। तो ज्यादातर जो कमेंट मुझे आए वो मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि सर आप के बारे में उसका रजिस्ट्रेशन क्या और कैसे होता है, क्या शुल्क होता है, तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए। ज्यादातर लोगों का यही प्रश्न आ रहा है सर। जी देखिए, प्रशिक्षण का जो सिस्टम है, हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का कभी पैसा नहीं लिया है और इस बात को पूर्वजों की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जो नॉलेज है या जो हमारा समय है उसका हम कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं बनाते हैं, लेकिन फूडिंग और लॉजिंग की जो एक व्यवस्था है वो आपको अपने से करनी होती है। अगर वो आप हमारी तरफ से लेते हैं तो उसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है। जब 7 दिन का आप शिविर पे आते हैं तो उसका एक 5100 रुपए का सहयोग होता है, जिसमें आपकी रहने और भोजन और बाकी व्यवस्थाएं इंक्लूड होती हैं। और हमारा जो नॉलेज है या जो हमारा जो भी मॉडल हैं या जो भी चीजें हैं या समय है वो हम आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाते हैं। कुल मिला के ट्रेनिंग हमारी निःशुल्क है। फूडिंग और लॉजिंग या बाकी स्टेशनरी बाकी व्यवस्थाओं के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, जो 2 दिन का जो है 1500 रुपए है और 7 दिन का जो है 5100 रुपए है। और अगर आप फूडिंग और लॉजिंग अपने से कर लेते हैं या कहीं और कर लेते हैं तो हमें अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रोग्राम निःशुल्क होता है। मैं माफी चाहूंगी जिन भी व्यूअर्स का सवाल मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, जो भी कमेंट कर रहे हैं। सर ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही सर के यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, आप उनसे सीधे जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं काफी माफी चाहूंगी कि आपके प्रश्न मैं नहीं उठा पा रही हूँ, समय की कमी है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका कृषि के प्रति क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। जिस दिन हिंदुस्तान की थाली प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक किसान, प्रत्येक बिजनेस पेशा, नौकरी पेशा व्यक्ति, मतलब हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की थाली जिस दिन जहर मुक्त हो जाएगी उस दिन हमारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, अगर बात को पलट दें तो ये है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की थाली से जहर हटाना है, विश्व मुक्त अन्य लोगों को खिलाना है। और हिंदुस्तान में जिस दौर में हम पैदा हुए हैं, भले ही चाहे इस दौर में 10% के आसपास पूरे देश में लोग जैविक खेती को या गौ आधारित कृषि को कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे जीवन का अंत समय आए उस दिन पूरा हिंदुस्तान जैविक हो, हमारी धरती से जहर हट जाए, हमारे देश के किसानों के बीच में समृद्धि आ जाए, यही अंतिम उद्देश्य है। और उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करेंगे, चाहे अनुसंधान की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे खेती में काम करने की बात हो, या लोगों तक पहुंचाने की बात हो, या इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय में जाके नौजवानों को कोई बात बताने की बात हो, या चौराहों पे जाके चुंगा लगा के किसी को समझाने की बात हो, या घर घर जाके किसी को समझाने की बात हो, चाहे जो भी करना पड़े, इस उद्देश्य के लिए हम सब करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को जहर मुक्त बनाएंगे।